बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं माने और प्रभाववाद के बारे में। अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है उसमें हमने जो प्रभाववाद से पूर्व की कला के बारे में बात की कि कला का उद्देश्य क्या होता था। कला जो धर्म पर आधारित या राजाओं या पोप के आदेशों की पालना के तहत की जाती थी और विषय का उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था। विषय के अलावा कोई सौंदर्य की दृष्टि से या कलाकार की भावनाओं की दृष्टि से चित्रण नहीं होता था। आम जनजीवन का भी चित्रण जो है वो कलाकार यदा कदा ही करते थे। हालांकि भारतीय चित्रकला में अगर हम बात करें तो आम जनजीवन का चित्रण राजस्थानी शैलियों में का बहुतायत में हुआ और मूल रूप से जो मुग़ल शैली और राजस्थानी शैली में जो अंतर आया वो यही आया कि मुग़ल कला दरबारी कला के रूप में विकसित हुई, जबकि राजस्थानी शैली जो है लोक कला के रूप में विकसित हुई थी। लोक से जन्मी हुई कला जो थी वो दरबार तक पहुंची और दरबारी दृश्य के अलावा आम जनजीवन से जुड़ी घटनाएं भी चित्रित होती थी। तो इस तरह से विषय का और कलाकार का क्या उसमें रोल था या उपयोगिता थी या क्या स्थान था, इसके बारे में हमने अभी तक बात की और आज के लेक्चर में हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि मुख्य रूप से विषय का चित्रों में यथार्थवाद की अगर बात करें, यथार्थवाद और प्रभाववाद में विषय की दृष्टि से मूल रूप से क्या अंतर था और किस तरह से उन्होंने विषय को एक नया स्थान दिया या विषय को कलाकार की भावनाओं के अनुरूप पेंट करने की बात हुई। तो इस बारे में हम आज और आगे पढ़ते हैं। जब हम इन साहित्यकारों और कलाकारों की बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी की, उसमें इन साहित्यकारों तथा कलाकारों का जो मूल उद्देश्य था वह था कि विश्व की दृश्य घटनाएं तथा जो प्रसंग होते थे वो सौंदर्य से भरे हुए हैं। जो अगर हम प्रभाववादी साहित्यकारों चित्रकारों की बात करते हैं तो तथा कला रचना के लिए किसी भी महत्वपूर्ण अथवा काल्पनिक अर्थसार की आवश्यकता नहीं थी। वही जो हम बात कर रहे हैं कि कलाकार जो है वो किसी परंपरागत विषय को लेकर काम नहीं कर रहा था, बल्कि वह सामान्य विषयों को लेकर भी काम कर सकता था। उसके लिए विषय कोई महत्वपूर्ण तथा काल्पनिक या फैंटेसी होने की ज़रूरत नहीं थी। इससे उन लोगों ने ये सिद्ध करने का यत्न किया था कि कला की रचना आत्मनिष्ठ होती है तथा वस्तुनिष्ठ नहीं होती, क्योंकि भावाभिव्यक्ति का संबंध कलाकार की मानसिक अवस्था से संबंधित है तथा अर्थसार से संबंधित नहीं है। यहाँ फिर इस बात को स्पष्ट करने की बात आ रही है कि जो कलाकार है वह अर्थसार को अपनी भावनाओं से को व्यक्त करने के लिए काम में ले रहा है, ना कि जो विषय को भौतिक रूप से दर्शाने के लिए। फलस्वरूप इस समय कलाकार ने संपूर्ण विश्व के अर्थसार के रूप में स्वीकार कर लिया और अधिक सौंदर्यवादी हो गया। उसके लिए कलाकार के लिए जो सभी विषय सभी वस्तुएं सौंदर्य के रूप में वो देखने लगा, ना कि किसी महत्वपूर्ण विषय को या किसी महत्वपूर्ण घटना को या फिर कोई काल्पनिक
चित्र को वह विषय के रूप में देख रहा था। प्रभाववादी चित्रकार अपने चित्रों के लिए नैसर्गिक अथवा शहरी या दैनंदिन जनजीवन के सामान्य घरेलू अथवा सामाजिक प्रसंगों का चयन करते थे। इस कारण इसे विद्वानों ने यथार्थवाद के निकट माना है, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है, क्योंकि यथार्थवाद में अर्थसार का उद्देश्य माना जाता है तथा प्रभाववाद में अर्थसार का कार्य चित्र में सौंदर्यानुभूति उत्पन्न करना मात्र है। चित्र की यथार्थवादी शैली में वस्तु के प्राकृतिक वर्णों के अनुरूप रंगांकन किया जाता है तथा प्रभाववादी चित्रों में प्रकाश तथा परिवेश के प्रभाव के अनुरूप वर्णांकन किया जाता है। यहाँ पर हम जो अर्थसार को और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं कि जो विषय का उद्देश्य या चित्रण का उद्देश्य यथार्थवाद में महत्वपूर्ण है, जबकि प्रभाववाद में वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसका उद्देश्य जो है वो चित्रण में सौंदर्य उत्पन्न करना मात्र है। और रंगों की दृष्टि से भी देखें तो यथार्थवाद में जैसा हमें यथार्थ दृश्य, नैसर्गिक दृश्य या सामने जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है, हम उसमें जो रंग इत्यादि देख रहे हैं उसको उसी रूप में चित्रित करते हैं, उसी रूप में प्रयोग करते हैं। जबकि प्रभाववाद में रंगों के प्रयोग में अंतर आया। वहाँ वह रंगों को जो है धब्बों के रूप में और उसमें चमक लाने के लिए सीधे रंगों को ट्यूब से निकालकर धब्बों के रूप में प्रयोग करते थे, ना कि जैसा दृश्य हमें दिखाई दे रहा है वैसा ही दिखलाने के उद्देश्य से उसको धूमिल कर दें या उसमें और दूसरे वर्ण मिलाकर उसकी चमक को, उसकी सौंदर्य को हम कम कर दें। तो चित्रण का उद्देश्य मात्र विषय को प्रस्तुत करना नहीं रहा, बल्कि उसमें चित्रण के जो तत्व हैं, रंग है, पोत है या रंगांकन विधि है, ब्रश का संचालन है, उसको दिखाना भी चित्रण का उद्देश्य हो गया। सौंदर्य की दृष्टि से चित्र को बनाया जाता था, ना कि केवल अर्थसार को दिखाने के उद्देश्य से। स्पष्ट तुलिका संचालन तथा मधुर वर्ण संगतियाँ प्रभाववाद के चित्रों को आधुनिक कला का योगदान है। इन चित्रकारों ने स्वतंत्र चित्रण के द्वारा व्यक्तिगत अनुभूति का चित्रण किया है। आधुनिक कला में प्रभाववाद के चित्रों का आधार कार्य किया है, क्योंकि इन चित्रों में अर्थसारगत तथा प्रविधिगत परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। तो यहाँ हम पुनः इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो प्रभाववाद के माध्यम से ही जो विषय और चित्रण की तकनीक में जो परिवर्तन आए वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। चित्रण का उद्देश्य मात्र विषय को दिखाना या आदेशों की पालना करना नहीं रहा। अब कलाकार स्वतंत्र होकर अपनी भावनाओं को अपने रूप से, अपने मन के विचारों के अनुरूप, मन के भावों के अनुरूप सौंदर्यात्मक दृष्टि से वह करने लगा। क्योंकि पहले आदेशों की पालना के तहत होता था, तो जो धर्म या शासक की भावना होती थी उसी भावनाओं को वह प्रस्तुत करता था और उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता था। परंतु अब
कलाकार स्वतंत्र होकर अपनी भावनाओं के अनुरूप, जहाँ उसको लग रहा था कि रंगों का प्रयोग खुलकर होना चाहिए, ना कि केवल हम जो सामने दृश्य दिख रहा है या जो काल्पनिक दृश्य भी अगर हम बना रहे हैं तो उसके अंदर वही रंग और भाव नज़र आए जो आदेश के तहत हुआ है या धर्म की भावनाओं के अनुरूप हुआ है। उसके स्थान पर कलाकार स्वतंत्र होकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने लगा। और यही आधुनिक कला का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि जहाँ कलाकार अपनी भावनाओं को चित्रण या किसी और माध्यम से अभिव्यक्त करने लगे, वही आधुनिक कला, साहित्य या कोई और माध्यम है। तो आधुनिकता माध्यम के प्रयोग में नहीं है, आधुनिकता विषय के कारण नहीं है। आधुनिकता है कलाकार की स्वतंत्रता और उसके भावों की अभिव्यक्ति। हम अगर साधारण कपड़े पहन के और भी विचारों से आधुनिक हों, नए तकनीक को, नए ज्ञान को स्वीकार कर कर अपने जीवन में कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे समाज में और हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आता है, तो हम आधुनिक हैं। और यदि हम आधुनिक परिधान पहनकर केवल वही बातें करते हैं जो पूर्व में हुई हैं या हम रूढ़िवादी प्रवृत्ति के हैं, तो हम आधुनिक नहीं हैं। तो यह यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि आधुनिकता विचारों में होती है, भावों में होती है, ना कि खाली प्रस्तुतिकरण या भौतिक चीज़ों में। और यहीं से हम इसलिए आधुनिक कला को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, क्योंकि कलाकार यहाँ स्वतंत्र होकर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को सौंदर्य की दृष्टि से अभिव्यक्त करने लगा, ना कि केवल अर्थसार को प्रस्तुत करने के लिए। तो आगे वाले अध्याय में हम इसी से संबंधित और बातों पर विचार करेंगे और बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।